9 मई 1940। ये हैं फ्रांस के एक छोटे से कस्बे के छोटे छोटे बच्चे। आर्डेन नाम का यह कस्बा जर्मनी से दूर नहीं है, जिसके साथ फ्रांस की लड़ाई चल रही है। यहां हालात अभी तक तो शांति थे। तो यहां के स्कूली बच्चे अपने जूते कतार में रख रहे हैं और उनकी स्कूल टीचर उनसे कह रही है, आज हम एक अच्छा गीत सीखेंगे ताकि शांति बहाल हो जाए। राउंड 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 गो द पपेट्स। लेकिन ये इन बच्चों की आखिरी क्लास साबित हुई। मई 1940 सुबह 5:35 पर जर्मन्स ने हमला शुरू कर दिया। जर्मन पैराट्रूपर्स को हॉलैंड पर उतार दिया गया। वो पहले 30 लाख हमलावरों में से सबसे पहले पहुंचने वाले सैनिक थे। वेयरमाख्त बेल्जियम में पहुंच गए। ये हिटलर की एक चाल थी। जर्मन्स ने ऐसा दिखाया जैसे वो निष्पक्ष बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला करने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने 1914 में किया था। मित्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ जनरल गैमला को पूरा भरोसा था कि उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है। फोनी वॉर के दौरान उन्होंने अपनी रणनीति को अच्छी तरह निखार लिया था। गैमला ने फ्रांसीसी सेना की बेहतरीन मोटराइज्ड डिविजन्स को पूरी ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स के साथ बेल्जियम में दाखिल करा दिया। ये लड़ाकू सैनिक पूरे दमखम के साथ बेल्जियम से होकर आ रहे जर्मन सैनिकों को रोकने वाले थे। लेकिन हिटलर अपने हेडक्वार्टर्स में मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। उसने कहा, खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसने एयरफोर्स के कमांडर फील्ड मार्शल गोरिंग को फ्रेंच कॉलम्स पर बमबारी न करने का निर्देश दिया ताकि वो बेल्जियम के इलाके में और आगे बढ़ते जाएं। फिर उसने उन पर पीछे से हमला किया। उसका असली हमला तो आर्डेन में होने वाला था। फ्रेंच हाई कमान के मुताबिक कोई भी टैंक कभी भी इतने घने जंगलों वाली पहाड़ियों से नहीं गुजर सकता। लेकिन जर्मन्स को कोई नहीं रोक पाया। अगर वो रुके भी तो सिर्फ अपने ट्रैफिक जैम के कारण। इस बीच नीदरलैंड्स और बेल्जियम में जिन लोगों के पास अपनी कारें थीं, वो सबसे पहले भागने वालों में शामिल थे। हर किसी पर शक किया जा रहा था। कथित फिफ्थ कॉलम को लेकर डर जाहिर किया जा रहा था कि वो नाज़ीज़ के लिए काम कर रहे हैं। जर्मन्स ने अपनी इस नकली रणनीति को जारी रखा और वो खास तौर से प्रशिक्षित हवाई सेनाओं के जरिए बेल्जियम पर हमला करते रहे। सैनिकों ने पोलैंड में अपने अभियान के दौरान गाए जाने वाले गीत को दोहराया। प्रेमिकाओं को इंतजार करना होगा, अब वक्त विदाई का है कॉमरेड। 11 मई को सुबह सुबह उन्हें बेल्जियम में उतार दिया गया। उनका मकसद था एल्बर्ट कैनाल पर मौजूद फोर्ट एबेन एमेल पर कब्जा करना, जो बेल्जियम की रक्षा प्रणाली का केंद्र था और जिसे अभेद्य माना जाता था। एक जांबाज जर्मन सिपाही एक टरेट के ऊपर विस्फोटकों को लेकर पहुंच गया।
जीतने वाले सैनिक उस फोर्ट अबेनामेल के खंडहरों में से गुजरे जो बेल्जियम के लिए बहुत अहमियत रखता था। इस तरह की तस्वीरें वेयरमाख्त की अजेयता वाली छवि को और मजबूत बनाने वाली थीं। इस किले पर कब्जे के बाद लोग पेरिस तक जाने वाली आखिरी रेलगाड़ियां पकड़ने के लिए दौड़े। फ्रांस की राजधानी में रेड क्रॉस के पास भारी भीड़ जमा हो गई। बेल्जियम के शरणार्थियों को दक्षिण की तरफ जाने वाली कैटल कार्स में भेज दिया गया। जब जर्मन्स लिएज में दाखिल हुए तो घबराहट बढ़ने और फैलने लगी। इतनी ताकत के सामने लोगों के पास तो हुक्म मानो या भाग जाओ। बहुत से शरणार्थी देहाती इलाकों से थे। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसान सबसे बाद में रवाना होते थे क्योंकि उन्हें अपनी फसलें और अपने मवेशी छोड़ने में बहुत तकलीफ होती थी। बेल्जियम के एक मशहूर कवि एमील वेहरन ने लिखा, यहां के लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उनके सामने है तो बस ऐसा रास्ता जो कहीं खत्म नहीं। यहां खेतों में काम करते हैं, उनके सामने है ऐसा दुर्भाग्य जिसकी कोई सीमा नहीं। जर्मन्स ने आसमान से हमले शुरू कर दिए। उन्होंने महत्वपूर्ण राजमार्ग, हवाई अड्डे, रिफाइनरीज और फ्यूल सप्लाईज को बर्बाद कर दिया। उत्तरी और पूर्वी फ्रांस में शहरों पर बमबारी की गई। फ्रांस के लोग अब मॉडर्न वॉरफेयर की असलियत का सामना कर रहे थे। उधर नीदरलैंड्स में रॉटरडैम पोर्ट आग की चपेट में था। इस पर जर्मन्स ने जबरदस्त बमबारी की थी जैसा कि वॉर्सो में हुआ था, लेकिन इन बमों को शहर द्वारा समर्पण करने के बाद गिराया गया था। यह हिटलर का एक और युद्ध अपराध था। लंदन में अब नए प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अपने पहले भाषण में उन्होंने ये बात साफ कर दी कि हालात जो भी हों, उनका देश लड़ता रहेगा। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि हॉलैंड और बेल्जियम की किस्मत पोलैंड की ही तरह और चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया की ही तरह ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रेंच रिपब्लिक की जीत से ही तय होगी। लेकिन फ्रांस में हालात अचानक बहुत गंभीर हो गए। सिर्फ 3 दिन में जर्मन सैनिक आर्डेन पहुंच गए और वो मर्ज रिवर पर फ्रांस की डिफेंसिव लाइंस की तरफ बढ़ने लगे। अपनी पिंसर मूवमेंट के जरिए आगे बढ़ते हुए वो बेल्जियम में इकट्ठे हुए मित्र सैनिकों को घेरने की कोशिश कर रहे थे। जर्मन इन्फेंट्रीमैन फ्रांसीसियों को इस तरह मात दे रहे थे जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आए थे। हथगोलों, मशीन गनों और अपने जबरदस्त हमले के बल पर उन्होंने इस शहर पर एक दिन में ही कब्जा कर लिया। सीडोन शहर आर्डेन तक पहुंचने का जरिया था और इसे पहले भी 1870 में फ्रांसीसियों की हार के चलते तबाही झेलनी पड़ी थी। लेकिन जर्मन्स के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी मर्स रिवर। 13 मई की रात को ये सैनिक पुल बनाने के लिए बीम्स लाने लगे। फ्रांसीसियों ने जवाबी हमला किया, लेकिन जर्मन्स ने फ्रेंच आर्टिलरी को नाकाम कर दिया
और अगली सुबह सैपर्स ने पुल बनाकर तैयार कर दिया। सैनिकों की अगुवाई 52 साल का एक प्रशियन जनरल गुडेरियन कर रहा था। वो आर्मर्ड वॉरफेयर के मामले में एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट था और उसने टैंक्स के जरिए बड़ी ताकत, हिम्मत और रफ्तार से हमला किया। ब्लिट्सक्रीग या लाइटनिंग वॉर में दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिलना चाहिए। हमले में सबसे आगे थे टैंक, उसके पीछे इन्फेंट्री और आसमान में मौजूद थे विमान, खासतौर पर स्टूकर्स। स्टूकर्स सायरन से सज्जित डाइव बॉम्बर्स थे। गोता लगाने के जबरदस्त दबाव का सामना करते हुए उनके बेहद प्रशिक्षित पायलट बड़ी सटीकता के साथ आखिरी समय पर अपने बमों को रिलीज करते थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री पॉल रेनो ने घबराहट में चर्चिल को फोन करके बताया, हमारी हार हो गई है, हम लड़ाई हार चुके हैं। स्थिति के मुताबिक कदम नहीं उठा पा रहे थे। मित्र सेनाएं तो बेल्जियम में फंसी हुई थीं। अब भला वो जर्मन सेना को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते थे? पेरिस में फ्रांस के अधिकारी शरणार्थियों की बढ़ती तादाद का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस के लोग शहर में लगातार आ रहे थे। जल्दी ही स्कूलों, अस्पतालों और बैरक्स में कोई जगह नहीं बची। सही खबरें नहीं मिल रही थीं। ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म था कि गैमला ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। फ्रेंच हाई कमान को यह समझ आ चुका था कि जर्मन सेना तट की तरफ बढ़ रही है और मित्र सेनाएं एक जाल में फंस चुकी हैं। ऐसे में जवाबी हमले का हुक्म दिया गया। कर्नल डिगोल नाम के एक शख्स को एक टैंक ब्रिगेड का प्रमुख बना दिया गया। फ्रांसीसी सेना के पास ज्यादा टैंक थे और जर्मन पेंजर टैंक्स के मुकाबले उनकी क्वालिटी भी बढ़िया थी। लेकिन बिना रीइंफोर्समेंट और हवाई मदद के फ्रांस के ये टैंक स्टूकर्स के आसान शिकार बन गए। फ्रांसीसी सैनिक बढ़िया मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ये सोचकर हैरान थे कि वायुसेना उनकी हिफाजत क्यों नहीं कर रही है। फ्रांस के पायलट्स की तैयारी अच्छी नहीं थी और उनके पास विमान भी कम थे। लुफ्टवाफे के मुकाबले उनके पास बहुत कम विमान थे, फिर भी वो बड़ी हिम्मत से लड़े। दर्जनों जर्मन पायलट्स के विमान गिरा दिए गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। युद्ध विराम के कागजात पर दस्तखत होने के बाद इनमें से कुछ पायलट्स जर्मनी लौटाए जाने वाले थे, जो ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होने वाले थे। जर्मन टैंक्स बड़ी तेजी से उत्तरी फ्रांस के शहरों और गांवों से होकर गुजर रहे थे। फ्रांस के लोगों ने बड़ी बहादुरी से जर्मन्स के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन जर्मन्स ने प्रतिरोध करने वालों को कुचल दिया। जर्मन सैनिक अब इंग्लिश चैनल पहुंच गए थे। हंसिए की शक्ल में हिटलर की रणनीति कामयाब रही थी। ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स, बेल्जियम की सेना और फ्रांस की हथियारबंद सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। बेल्जियम के राजा ने अपनी फौज के साथ समर्पण कर दिया। ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स तट की तरफ पीछे हट गई, जिससे मित्र सेनाओं का खात्मा ही हो गया। पेरिस में फ्रांस के प्रधानमंत्री पॉल रेनो ने गैमला को हटाकर उनकी जगह 72 साल के जनरल वेगों को दे दी। 1918 में मित्र सेनाओं को मिली जीत का श्रेय उन्हें भी जाता था। मनोबल को बढ़ाने के लिए रेनो ने प्रथम विश्व युद्ध के एक और नायक को वाइस प्रीमियर बना दिया। ये थे 84 साल के मार्शल पेटान।
जो जल्द ही रेनॉ की नीतियों से मतभेद जाहिर करने वाले थे। वेगॉन के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें भी मजबूरन सेनाओं को डनकर्क की तरफ लौटने का आदेश देना पड़ा। हिटलर ने उन्हें जाने दिया। क्या यह ग्रेट ब्रिटेन के प्रति रहमदिली का संकेत था? क्या वो अब भी एक अलग शांति की उम्मीद कर रहा था, या फिर गोरिंग ने उसे यह भरोसा दिला दिया था कि वो उसकी एयरफोर्स सैनिकों को निकालने की किसी कोशिश को रोकने में सक्षम है? तट पर 4 लाख सैनिक अफरा तफरी और लाचारी की हालत में थे। उनके पास यहां से निकलने का आखिरी मौका समुद्र के जरिए ही उपलब्ध था। चर्चिल ने हुक्म दिया कि किसी भी तरह के जलपोतों के जरिए उन्हें वहां से निकाला जाए। डनकर्क के बाहरी हिस्से में फ्रांसीसी सेना ने भारी नुकसान उठाते हुए भी जर्मन सैनिकों को रोका हुआ था। ऐसे में गोरिंग ने लुफ्टवाफे के स्टूकर्स और बॉम्बर्स को भेजा। दो 2,18,000 ब्रिटिश और 1,20,000 फ्रांसीसी सैनिकों को कामयाबी से निकाल लिया गया। ब्रिटिश सेना बच तो गई, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। फ्रांसीसी सैनिकों को अपना देश बचाने की आखिरी कोशिश के तहत दोबारा फ्रांस भेजा जाना था। ब्रिटिश सैनिकों को री इक्विपमेंट सेंटर्स में भेजा गया। पूरे ग्रेट ब्रिटेन ने डनकर्क को एक असाधारण कारनामा बताया, लेकिन चर्चिल ने इसे ज्यादा सही तरीके से बयान किया और कहा, युद्ध को इवैक्यूएशन के जरिए नहीं जीता जाता। फिर भी जून 1940 के शुरुआती दिनों में डनकर्क स्पिरिट का उदय हुआ। इस युद्ध की बेरहमी और नाज़ियों की विध्वंसकारी ताकत अब ब्रिटेन की समझ में आ चुकी थी। मिलनसारी और मौज मस्ती की जगह देश को एकजुट करने से जुड़े जबरदस्त प्रयासों ने ले ली थी। चर्चिल, जो अपने सैनिकों की नाकामी से भी जूझ रहे थे, उन्होंने 4 जून को जो कुछ कहा वो भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, हम तटों पर, लैंडिंग ग्राउंड्स पर, मैदानों में, सड़कों पर और पहाड़ियों पर लड़ेंगे, लेकिन हम समर्पण कभी नहीं करेंगे। चार जून को जर्मन्स ने डनकर्क पर कब्जा कर लिया। उनका इंतजार ये तमाम चीजें कर रही थी जिन्हें वेयरमाख्त की प्रोपेगेंडा यूनिट ने खूब फिल्माया। ब्रिटिश सेनाएं अपने लगभग सारे उपकरण यहां छोड़ गई थी। वेयरमाख्त के सिपाहियों ने खुद की भी फिल्में खींची, जिनमें वो काफी खुश दिख रहे थे। उन्हें तो एक फ्रेंच ग्रामोफोन भी मिला जिसमें मॉरिस शिवालिए का रिकॉर्ड था। जर्मन्स का हमला जारी रहा और फ्रांस हार गया। लेकिन रेनो और अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड वॉर डे गॉल लड़ाई जारी रखना चाहते थे। उधर रोम में इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी इल डूचे अपने लोगों को एक अच्छी खबर सुनाने वाला था। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं
कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूतों को इस बात की सूचना दे दी गई है। मुसोलिनी भी लूटे गए इलाके में से हिस्सा चाहता था। ये थे रॉन वैली और मार्से। इसके अलावा वो कोर्सिका और ट्यूनेशिया का निरस्त्रीकरण भी चाहता था। फ्रांस ने कहा कि ये तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। मुसोलिनी के हमले को तो फ्रेंच एल्पाइन डिवीजन्स ने नाकाम कर दिया। जनरल रोमोल की सेनाएं नॉर्मंडी में घुसकर रों में दाखिल हो गई। पेरिस को एक खुला शहर घोषित कर दिया गया। दूसरे शब्दों में यह बिना संघर्ष के दुश्मन की झोली में जा गिरा ताकि उसका हश्र वॉर्सो या रोटरडैम जैसा ना हो। सरकार बोर्डो से काम करने लगी और जर्मन्स शहर की तरफ बढ़ रहे थे। अफवाहें फैल रही थीं कि 1870 में जिस तरह प्रशंस ने किया था उसी तरह जर्मन्स लोगों को मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। सरकार ने पेरिस के लोगों की सुध छोड़ दी थी, लिहाजा वो भाग रहे थे। फ्रांस के तमाम लोग सड़कों पर थे। बाद में इस घटना को बाइबल से जुड़ा एक मशहूर नाम दिया गया, द एक्सोडस। फ्रांस के लाखों पुरुष और महिलाएं आखिरी दुर्ग लुआर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कोई भी दुर्ग इतना मजबूत नहीं था कि स्टूकस के सामने ठहर सके। जून 1940 की सुबह जर्मन्स पेरिस पहुंच गए। पेरिस में नाजियों का प्रतीक स्वास्तिक फहरा रहा था। यहां कब्जा करने वाले जर्मन सिपाहियों ने सबसे पहले मिनिस्ट्रीज के तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिए। इनमें जासूसों, यहूदियों और फ्री मेसन्स की लिस्ट्स के अलावा ट्रीटी ऑफ वर्साई की मूल प्रति भी थी, जिसकी वजह से 1919 में जर्मनी की काफी बेइज्जती हुई थी। इसे फौरन हिटलर के पास भेज दिया गया। द एक्सोडस यानी लोगों का पलायन अब रुक गया था। लुआर नदी के ऊपर मौजूद पुलों को उड़ा दिया गया था। अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि लड़ाई रुक जाए। बोर्डो में मौजूद पेटा भी इस सब का खात्मा चाहते थे। जर्मन्स लगातार दक्षिण की तरफ बढ़े जा रहे थे। फ्रांस की सेना को कभी बहुत ताकतवर माना जाता था, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खस्ता थी। फिर भी उसने उस समय कहीं ज्यादा बढ़िया लड़ाई का प्रदर्शन किया। एक महीने में ही 1 लाख फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। ये तादाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसी अवधि में हुई मौतों से ज्यादा थी और इसे तब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई माना जाता था। लाख 50,000 सैनिकों, 36,000 अधिकारियों और 176 जनरल्स को बंदी बना लिया गया। कैदियों में फ्रेंच औपनिवेशक सेनाओं के कई अफ्रीकी सिपाही भी थे। वेयरमाख्त के एमेच्योर फिल्म मेकर्स ने उन्हें बेहद अजीब किस्म के अंदाज में फिल्माया है। यहां भूखे सिपाही एक बकरी को मार रहे हैं। जर्मन प्रोपेगेंडा न्यूज रील्स में बार बार इन सैनिकों के चेहरे करीब से दिखाए जा रहे थे। जर्मन सरकार फ्रांस की बेइज्जती करते हुए यह दिखाना चाहती थी कि फ्रांसीसी लोग
अपनी कॉलोनीज के गुलामों के साथ मिलकर युद्ध करने को मजबूर है। मूल जर्मन कमेंट्री इस पर रोशनी डालती है। मित्र सेनाओं का कहना है कि वो हमारी मध्ययुगीन बर्बरता से सभ्यता को बचाने के लिए लड़ रही हैं। जरा सभ्यता के इन संरक्षकों पर नजर तो डालिए। फ्रांसीसी सेना के 3000 अफ्रीकी सिपाहियों और अधिकारियों को पकड़े जाने के बाद गोली से भून दिया जाने वाला था। नाजी इंडोक्ट्रिनेशन के 7 साल बाद जर्मन सैनिकों में नस्लवाद का बोलबाला था। एक आतंकवादी। फ्रांस की किस्मत तय होने में 3 तारीखें निर्णायक साबित होने वाली थीं। 16 जून 1940 को बोर्डिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रेनो को उनके पद से हटा दिया और रेनो ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह फ्रांस की सरकार का नेतृत्व फिलिप पेटां को सौंपा गया। प्लास डे ला बेस्टील। जो लोग पेरिस में बाकी बचे हैं वो मार्शल पेटां की बात सुने। वेर्डा के वॉर हीरो ने घोषणा की कि वो युद्ध विराम चाहते हैं। मैंने अपने दुश्मनों से सभी हमले बंद करने को कहा है। एक सैनिक होते हुए भी मैंने इतना दुखद फैसला लिया है क्योंकि सैन्य हालात की यही मांग है। जर्मन रेडियो ने इस भाषण का अनुवाद करके बताया कि फ्रांस ने समर्पण कर दिया है। फ्रांस के कुछ लोग रेडियो बीबीसी सुन रहे थे। जनरल डी गॉल लंदन पहुंच चुके थे। 18 जून को उन्होंने युद्ध विराम की निंदा की। कुछ दिन बाद उन्होंने एक नया भाषण रिकॉर्ड कराया। हमारा मानना है कि फ्रांस का सम्मान मित्र सेनाओं के साथ मिलकर इस युद्ध को जारी रखने में ही है। हिटलर को मॉस्को से बधाई का एक टेलीग्राम मिला। बाईस जून 1940 को हिटलर पेरिस के नजदीक कॉम्पियन पहुंचा। उसकी योजना युद्ध हारने वालों का अपमान करने की थी। उसने रेल के उसी डिब्बे को वहां मंगवाया था जिसका इस्तेमाल 1918 में उस युद्ध विराम संधि पर दस्तखत के लिए किया गया था जिसके कारण जर्मनी की हार मुकम्मल हो गई थी। उसका बदला पूरा हो चुका था। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जनरल हुंसी जैर कर रहे थे। एक दुभाषिया ने उस लेख को पढ़ा जिसमें फ्रांस पर आरोप लगाया गया था कि उसने बिना किसी वजह के युद्ध शुरू किया था। हिटलर ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो खड़ा हुआ और वहां से चला गया। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल को युद्ध विराम की शर्तों के बारे में बता दिया गया। एक शर्त यह थी कि फ्रांस उन तमाम नाजी विरोधी जर्मन्स को जर्मनी के हवाले करेगा जिन्होंने फ्रांस में शरण ले रखी है। हुंसी जैर ने नेगोशिएट करने की कोशिश की लेकिन जर्मन्स ने मना कर दिया। हुंसी जैर ने बोर्डो में सरकार से संपर्क किया। जर्मन सीक्रेट सर्विस ने वेगों के साथ हुई उनकी बातचीत को टेप कर लिया। मैं हुंसी जैर बोल रहा हूं। जी, काम हो गया है। काम हो गया है? हाँ जनरल। बहुत खूब। जिस तरह आपने इस मामले को संभाला है उसके लिए आपका शुक्रिया। यस सर, पर आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद हिटलर ने इस रेल कार को बर्लिन ले जाने का हुक्म दिया।
राइक के आखिरी दिनों में उसने एसएस के जरिए इसे डायनामाइट से उड़वा दिया। जल्दी ही प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की जीत के प्रमुख प्रतीकों का मजाक उड़ाया जाने वाला था, जैसे कि यहां वेरडा में जहां 5 लाख फ्रांसीसी सैनिक मारे गए थे। 20 साल बाद यहां यह मंजर नजर आया। हिटलर जब अपने उन सैनिकों से मिलने आया जिन्होंने अभी अभी मैजिनो लाइन को हासिल किया था, तो उसने फ्रांस की खिल्ली उड़ाई। स्ट्रेसबर्ग और उसके कैथीड्रल में दाखिल होते समय वो कहीं ज्यादा औपचारिक लग रहा था। अल्सास और लॉरेन उसके वादे के मुताबिक एक बार फिर जर्मन के कब्जे में थे। फ्रांसीसी अभियान के दौरान उसे 2000 टैंक, 5000 तोपें, 3 लाख राइफल्स, 40 लाख कारतूस और गोला बारूद मिले। एक आर्मी सप्लाई वेयरहाउस में वेयरमाख्त को फ्रांसीसी सेना के इस्तेमाल के लिए रखे गए लॉन्ग अंडरवियर मिले। ये गर्म कपड़े थे जिनका इस्तेमाल भविष्य के अभियानों के लिए किया जाना था। इसके अलावा हिटलर को ढेर सी फैक्ट्रीज, हार्बर और फ्रांस की बेशकीमती चीजें भी मिली। युद्ध क्योंकि फ्रांस ने शुरू किया था, तो ऑक्यूपेशन कॉस्ट के रूप में उसे हर दिन 10 करोड़ डॉलर के हिसाब से रकम भी देनी थी। जनरल हुन्सीजर कमीशन की पहली बैठक के लिए जर्मनी गए और उन्होंने युद्ध विराम की शर्तों को जबरन लागू करने का आरोप लगाया। सैनिकों को बचाने के लिए हिटलर ने फ्रांस को आंशिक प्रभु सत्ता सौंपे रखी। वहां हिटलर की उंगलियों पर नाचने वाली सरकार थी और एक ऐसी समिति सेना भी जिसके पास भारी हथियार नहीं थे और उसे सिर्फ कानून व्यवस्था कायम रखनी थी। देश को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तर में कब्जे वाला इलाका था और पूरे अटलांटिक तट के साथ साथ ये सभी हार्बर्स तक पहुंच मुहैया कराता था। मेडिटेरेनियन इलाके पर इटली का नियंत्रण था और उसने एल्प्स के साथ साथ एक सकरे भूभाग पर कब्जा कर रखा था। बाकी हिस्से को फ्री जोन कहा जाता था और इसकी नई राजधानी थी विशी। इस स्पा टाउन के कई हिस्सों को इसके कई होटल्स की वजह से चुना गया था। जुलाई के शुरू में मार्शल पेटां सरकारी मिनिस्ट्रीज के साथ इन इलाकों में गए। यहां हर कहीं माहौल हताशा से भरा था। लेकिन इस विशी सरकार ने एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य और उस नौसेना पर अपना नियंत्रण बनाया हुआ था जो अब भी मजबूत थी। हिटलर का एकमात्र अनुरोध ये था कि इसके जलपोतों पर हथियार न रखे जाएं और वो अपनी बंदरगाहों में ही रहे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो ब्रिटेन से न मिल जाएं। चर्चिल का डर बिल्कुल दूसरी तरह का था। उन्हें ये डर था कि ये कहीं जर्मनी के कब्जे में न आ जाएं। उन्होंने रॉयल नेवी से इन्हें खत्म करने को कहा। एक ब्रिटिश नेवल फोर्स फ्रांस के एक बहुत बड़े नेवल बेस की तरफ रवाना हुई। ये था अल्जीरिया में मौजूद मार्शल कभी। चर्चिल कोई जोखिम नहीं उठा रहे थे। एक अल्टीमेटम दे दिया गया कि या तो हमारे साथ आ मिलो, अपने जहाजों को छोड़ दो, या फिर कैरेबियन में डीमिलिटराइजेशन के लिए हमारे साथ चलो। लेकिन फ्रांस ने ऐसे सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। इस पर ब्रिटेन ने गोलाबारी शुरू कर दी। फ्रांस के 2 बैटल शिप्स को बहुत नुकसान हुआ और ब्रिटानिया नामक एक जहाज डूब गया। 1297 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। चर्चिल ने अपने देश के लोगों, पूरी दुनिया और सबसे बढ़कर अमेरिका को अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए अपने पूर्व सहयोगी देश पर हमला कर दिया, जिसका बेड़ा ब्रिटेन के तटों पर जर्मन्स को लैंड करने में मदद कर सकता था। हमले के 2 दिन बाद विशी की सरकार ने ब्रिटेन के साथ अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए।
इधर पूरे जर्मनी में हिटलर की खूब वाहवाही हुई। फ्रांस पर उसने जिस फुर्ती से जीत हासिल की थी, उससे उसके जनरल्स बहुत खुश हुए। वो खुद को तब तक का सबसे बड़ा वॉर लीडर मानने लगा। वो तो अपनी बराबरी नेपोलियन से करने लगा, और जैसा कि सम्राट के साथ होता है, कोई भी अब उसकी बात को काटने की जुर्रत नहीं कर सकता था। चैनल आइलैंड्स, जर्सी और गर्नसी पर अब जर्मनी का कब्जा था। ये ग्रेट ब्रिटेन पर हमले के स्टेपिंग स्टोन्स जैसे थे। ब्रिटेन जर्मन हमले से जूझने की तैयारी कर रहा था। वो ऐसे कदम उठा रहा था जो मामूली लग सकते थे। एक और फौरी कदम के तहत बच्चों को सुरक्षा के लिए देहात की तरफ भेज दिया गया। यह पल हमेशा बड़ा दुखदाई होता है। इन बच्चों की बड़ी बहनों, माओं और दादी माओं ने युद्ध से जुड़ी कोशिशों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हर महिला को खतरनाक जर्मन पैराट्रूपर से अपने घर को बचाना था। पुरुष होमगार्ड के लिए स्थानीय डिफेंस वॉलंटियर बन गए। इनमें प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक भी थे। इच्छुक और समर्थ लोगों को इकट्ठा किया गया, जबकि डनकर्क से बचाई गई सेना में बदलाव लाए गए। अमेरिका ने राइफल, मशीन गन और विमान भेदी तोपें सप्लाई की, और हर किसी ने अपनी महारत को निखारा। चर्चिल ने ब्रिटेन के लोगों को प्रेरित करने वाला एक भाषण दिया। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने वाली है, लिहाजा आइए खुद को अपने कर्तव्य के लिए तैयार कर लें और मन में यह बात बिठा लें कि अगर ब्रिटिश एम्पायर और इसका कॉमनवेल्थ 1000 साल तक भी चलता है तो भी लोग यही कहेंगे, ये उनकी जिंदगी के बेहतरीन पल थे। चर्चिल के मुख्य हथियारों में से एक थी रॉयल एयरफोर्स। अन्य शानदार विमानों के अलावा उसके पास रोल्स रॉयस इंजन वाला स्पिटफायर विमान भी था, जो दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन्स में से एक था। ब्रिटेन इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी बहुत आगे था। सुरक्षा के मकसद से ब्रिटेन ने रेडार का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। ऑपरेशन रूम में रेडार का इस्तेमाल विमानों का पता लगाने और दुश्मन की तरफ जाते हुए पायलट्स के दिशा निर्देशन के लिए किया जाता था। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के पायलट्स के साथ साथ वहां ऐसे भी बहुत से एयरमैन आ जुटे थे जो जर्मन के कब्जे के दौरान अपने देशों से भाग आए थे या जिनकी सरकारें लंदन में निर्वासन में थीं, जैसे पोल्स, डच, चेक्स। साथ ही डिगॉल की अगुवाई में फ्री फ्रेंच फोर्सेस की पहली टुकड़ी थी। बहुत से ब्रिटिश पायलट्स ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स थे। इन्हीं में से एक थे रिचर्ड हिलरी, जिन्होंने बाद में लिखा, हमें लंबे बालों वाले लड़कों के रूप में जाना जाता था। हम खोए खोए से रहते थे और बिगड़ती थी। हमें स्वार्थी और ईगोसेंट्रिक भी कहा जाता था। युद्ध में किसी बहादुरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने हमें खुद के सामने और दुनिया के सामने यह साबित करने का मौका दिया कि बेशक हम अनुशासित नहीं थे, लेकिन हिटलर के हठधर्मी नौजवानों का मुकाबला हम ही कर सकते थे। इन जर्मन पायलट्स को हिटलर योगन यानी हिटलर यूथ ने बदला लेने के मकसद से प्रशिक्षित किया था। इन्हें लगता था कि ये अजेय हैं। उनका नेता गोरिंग इस शासन में एक लोकप्रिय हस्ती था। गोरिंग एक ऐश परस्त इंसान था और अक्सर पेरिस के होटल रिट्स में ठहरता था, और उसने लग्जमबर्ग पैलेस को लुफ्तवाफे के हेडक्वार्टर्स में बदल दिया था। उसने हिटलर से वादा किया था कि लुफ्तवाफे कुछ ही दिनों में
रॉयल एयरफोर्स का सफाया कर सकती है, आसमान पर उसका कब्जा हो सकता है और वो वेयरमाख्त को ग्रेट ब्रिटेन पर हमला करने के लायक बना सकती है। लुफ्तवाफे के लिए फ्रांस की सारी हवाई पट्टियां, उनके इंस्टॉलेशंस और उपकरण उपलब्ध थे। इसके पायलट्स ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली थी, चाहे ये सिगार की अपनी खास पहचान वाले एडोल्फ गेलॉन्ड हों, जिन्होंने स्पेन में रिपब्लिकन्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, या फिर बैटल ऑफ फ्रांस के महारथी वेरना मोल्डर्स। वेरना ऐसे पायलट्स में से एक थे जिनका विमान गोलीबारी में गिरा था। इन्हें बंदी बनाया गया था और फिर जर्मन्स को लौटा दिया गया था। अब ये ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ हवाई हमले का एक हिस्सा थे। कब्जे वाले फ्रांस की इन एयरफील्ड से उड़ान भरकर जर्मन्स चैनल, हार्बर्स और दक्षिण इंग्लैंड के एयरफील्ड्स पर हमला करने वाले थे। उन्होंने 500 ब्रिटिश विमानों को गिरा दिया, लेकिन खुद जर्मनी के भी 1000 विमान तबाह हो गए। ब्रिटिश पायलट मोर्चा संभाले। चर्चिल ने कहा, इंसानी मुठभेड़ों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे लोग इतने कम लोगों के ऋणी हो गए हों। हिटलर ने ब्रिटेन पर हमला करने की अपनी योजना को रद्द करने का फैसला किया। ये उसे लगने वाला पहला धक्का था। उसकी रणनीति अब रात में बमबारी करने पर ज्यादा केंद्रित हो गई। उसने कहा, ब्रिटेन तभी समर्पण करेगा जब उसके शहरों को बर्बाद कर दिया जाएगा। जर्मन बम वर्षकों ने ब्रिटेन के कोवेंट्री और लंदन जैसे शहरों पर हमले किए। यह था ब्लिट्स यानी रोजाना बमबारी। जहां तक ब्रिटिश लोगों का सवाल है, उन्होंने कमाल की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी कॉटेजेस के बागों में शेल्टर खोद लिए। वो लंदन में अंडरग्राउंड स्टेशंस में सोते थे और अगले दिन काम पर जाते थे। उन्होंने अपने विश्वास और अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को कभी नहीं गंवाया। चर्चिल ने फ्रांस के लोगों से कहा, हिटलर ने जिस लंदन के बारे में ये कहा था कि हम उसे राख में बदल देंगे, वहीं लोग अब भी पूरी हिम्मत से हालात का सामना कर रहे हैं। हिटलर बुरी तरह चिढ़ चुका था। उसने बाद में चर्चिल को यहूदियों को शय देने वाला आधा अमरीकी शराबी कहा। इसके बाद जब कभी वो नाकाम होता था, यहूदियों के खिलाफ जहर उगलता रहता था। 12 अक्टूबर 1940 को यौम किपर के दिन वॉर्सो के यहूदियों को बताया गया कि एक गेटो बनाया जा रहा है। 3 मीटर ऊंची एक दीवार बनाई गई जिसने 5 लाख उन यहूदी पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को घेर लिया जो भूख, ठंड और गरीबी से बुरी तरह प्रभावित होने वाले थे। बेवेरियन एल्प्स के इस शैले बैगहॉफ में हिटलर की यह फिल्म उसकी मिस्ट्रेस ईवा ब्राउन ने बनाई है और हिटलर
कुलीन नाजी लोगों के बच्चों से घिरा हुआ नया साल मना रहा है। अभी वो एक और बड़ा दांव खेलने वाला था। उसका लक्ष्य अब पूर्व में एक नए लेबन्सरॉम यानी रहने की जगह को हासिल करने का था। वो स्टेलिन के साथ मिल चुका था ताकि बाद में उस पर बेहतर ढंग से हमला कर सके। ब्रिटेन पर कब्जा न कर पाने की अपनी नाकामी के कारण हिटलर चर्चिल द्वारा अमेरिका को युद्ध में खींचने से पहले जल्दी ही कोई कदम उठाना चाहता था। इससे तो पूरी दुनिया में ही आग लग जाने वाली थी।